Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter sequences and progression from the Ganit Manjari for class 9th. In this, we already discussed the sequences. What are sequences? Now, in progression, we already discussed the arithmetic progression. Today, we are going to discuss about the geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी भी कहा जाता है, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहा जाता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी कहा जाता है। अब जीपी के लिए मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पर 4 स्टेजेस जो है वो ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। दिस इज द स्टेज 1 एंड इन स्टेज 1 देयर आर 3 ब्लॉक्स, राइट? नाउ वी आर ड्रॉइंग द स्टेज 2. Stage 2 is having the number of blocks is increased. Stage 2 में कितने number of blocks हो गए? 6 blocks हो गए. Stage 3 अगर मैं ड्रॉ करती हूं तो Stage 3 जो आएगी that is this is the Stage 3. Stage 3 में number of squares देखोगे तो आपके कितने हो गए? 12 हो गए. Similarly in this way number of squares are increasing. So इसकी अगर मैं सीरीज लिखूं तो सीरीज इसकी क्या बनेगी? फर्स्ट स्टेज इज 3, सेकेंड में कितने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स? 6 है, थर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 12 हो गए, फोर्थ में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे एंड सो ऑन. सो दिस कैन बी रिटन एज 3, this 6 is written as 3 plus 3. Now 12 is written as 3 plus 3 plus 3 plus 3, right? And 24 is written as 3 को जब मैं 8 टाइम्स लिख दूंगी इस तरीके से लिख सकते हैं. और यू कैन राइट इट एज, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 is written as 3 multiply by 4, 24 is written as 3 multiply by 8 and so on. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके लिखूंगी. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0. 3 is written as we know 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है. So 1 multiply by 3 is 3. So in the next step 3 multiply by 2 की पावर 1. In the very next step 3 multiply by 2 की पावर 2. Next step 3 multiply by 2 की पावर 3 and so on. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. यहां से क्या आया? T1 जो टर्म 1 है that is equal to 3. टर्म 2 जो है दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1. T3 जो है दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2. T4 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4. T4 तो nth टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ? nth टर्म इज रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n माइनस 1. T3 लिखा. T4 जो आएगा T4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3. सो nth टर्म अगर मेरे को लिखनी हो तो nth टर्म क्या आएगी? Tn इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n माइनस 1. और इसको अगर मैं रिकर्सिव रूल में लिखूं, रिकर्सिव रूल क्या कहता है? How the nth term of the sequence is related to n minus 1th term. So that is in recursive rule Tn is equal to 2 multiply by Tn minus 1, but this is applicable for n is greater than equal to 0. This is the recursive rule. किसके लिए? जो मैंने पिक्चर बोर्ड पे ड्रॉ की है उसके लिए. This is the recursive rule. Now अब अगर मैं यहां देखूं तो डिफरेंस तो मेरा सेम नहीं है. 3 और 6 का डिफरेंस कितना है? 3 है. 12 और 6 का डिफरेंस कितना है? 6 है. 24 और 12 का डिफरेंस क्या है? 12 है. सो ये मेरी एपी सीरीज तो बनती नहीं है. तो ये कौन सी सीरीज बनती है? इस सीरीज के लिए मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले मैं रेशियो फाइंड आउट करती हूँ. किसका? nth टर्म का n माइनस 1th टर्म के साथ में. सो रेशियो अगर मैंने फाइंड आउट किया तो क्या आया? फर्स्ट रेशियो जो आता है दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3.
so that comes out to be 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 6, that is also coming out to be 2. now थर्ड रेशो अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 12, that is also equal to 2. यानी कि रेशो मेरा कांस्टेंट आ रहा है जबकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एपी सीरीज के अंदर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो इन द जीपी सीरीज जो रेशियो होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो मेरा कांस्टेंट होता है। सो जो कि कांस्टेंट आया है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीप्लायर। इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट मल्टीप्लायर। कांस्टेंट मल्टीप्लायर कह लो इसको, चाहे इसको कांस्टेंट रेशियो कह लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। कांस्टेंट मल्टी जो रेशियो आता है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने के बाद में, दैट इज नोन एज कांस्टेंट मल्टीप्लायर। उसको आप कांस्टेंट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं और कांस्टेंट रेशियो भी कह सकते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है आर से। अब कांस्टेंट रेशियो को तो मैंने डिनोट कर दिया आर से। एपी सीरीज के अंदर हम जो फर्स्ट टर्म है उसको डिनोट करते थे किससे? ए से। सो यहां पर भी सेम है। अब मैं इसको लिखती हूं कि जीपी सीरीज के अंदर हम सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं। यस, फर्स्ट टर्म क्या हो गई? ए हो गई। सेकेंड टर्म क्या हो गई? ए मल्टीप्लाई बाय आर हो गई। थर्ड टर्म देखोगे तो थर्ड टर्म हो गई ए मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर हो गई। फोर्थ टर्म देखोगे तो वो हो जाएगी ए मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, और nth टर्म देखोगे तो वो हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n-1। सो ये बन गई मेरे पास, क्या बन गया? ये जीपी सीरीज का सीक्वेंस। दिस इज द जीपी सीरीज। ये क्या है? जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्या होती है? जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है वो सेम आए, दैट सीरीज इज नोन एज जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस कंसेप्ट, few questions are given. So the very first question for today is, question number 1 is 1 2 4 8 16 dot 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 a GP? क्या ये एक GP है? आपको सीक्वेंस दे रखा है 1 2 4 8 16। if so what is the common ratio? अगर ये GP है तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? so सबसे पहले हम टर्म 2 को यानी कि T2 को डिवाइड करते हैं T1 से। so that comes out to be 2 divided by 1, आंसर comes out to be 2। ठीक है, T3 divided by T2, that comes out to be 4 divided by 2, ratio is 2. T4 divided by T3, so that comes out to be 8 divided by 4, that is also coming out to be 2. T5 divided by T4, that is also 16 divided by 8, and the ratio comes out to be 2. तो रेशियो मेरा क्या आ रहा है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट आ रहा है, तो इट मींस the given series is a GP. given series or sequence, given sequence is a GP. ये GP तो है। अब GP है तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा जो टर्म को डिवाइड करके फैक्टर आया है। ठीक है, सो कॉमन रेशियो दैट इज R is equal to 2 in this case, right? In this way you can find the solution. Now moving to the question number 2. Question number 2 is 1 3 9 27 81 is GP? क्या ये एक GP है? अगर है तो what is the common ratio? So again T2 divided by T1, so that is 3 divided by 1, answer coming out to be 3. Now T3 टर्म 3 को डिवाइड करना है टर्म 2 के साथ, तो टर्म 3 क्या है? 9 है, 9 divided by 3, आंसर coming out to be 3. Now T4 divided by T3, T4 कितना है? 27 divided by 9, तो that is also coming out to be 3. Now T5 divided by T4, यानी कि 81 को हमें डिवाइड करना है किससे? 27 से, so this ratio is again coming out to be 3. so रेशियो जो है टर्म को डिवाइड करके वो मेरा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इट मींस जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। गिवन सीक्वेंस क्या हो गया आपका? जीपी हो गया। अब जीपी है तो कॉमन रेशियो बताना है। कॉमन रेशियो को मैं किससे डिनोट करती हूँ? आर से डिनोट करती हूँ। तो कॉमन रेशियो आर जो है मेरा क्या आ गया? 3 आ गया। दिस इज कॉमन रेशियो। In this way you can find the solution of the question. Now moving to the question number 3. Question number 3
is 1 minus 1 1 minus 1 1 डॉट 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 अ जीपी, क्या ये एक जीपी है? जीपी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे फाइंड आउट करने के लिए? T2 बाय T1, T2 की वैल्यू कितनी है? -1 डिवाइडेड बाय T1 इज 1, सो द रेशियो कमिंग आउट टू बी -1. नाउ T3 divided by T2, so this is 1 divided by -1, so this ratio is again coming out to be -1. So T4 divided by T3, this is -1 divided by 1, so this is coming out to be -1. And T5 divided by T4, this is equal to 1 divided by -1, that is equal to -1. अब मेरा रेशो जो आ रहा है इस केस में वो क्या आ रहा है? कॉमन मल्टीप्लायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. सो द गिवन सीरीज इज अ जीपी. गिवन सीरीज जो है वो क्या है? जीपी है. या और यू कैन से गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी. गिवन सीक्वेंस क्या है? एक जीपी है. अब जीपी है तो क्या करना है आपको? कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है. कॉमन रेशियो किसके इक्वल होता है? जो कॉमन मल्टीप्लायर होता है, दैट इज इक्वल टू आर. और कॉमन मल्टीप्लायर क्या आया? -1. सो रेशियो आ गया इसमें कॉमन, आपका कॉमन रेशियो कितना आ गया? -1 के इक्वल आ गया. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर दिस इज अ जीपी. आपको सिर्फ चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है. सो T2 डिवाइडेड बाय T1. T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15/4. इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे? 5 से. नाउ अब जब मेरे को फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो मैं क्या करती हूं? उसको डिवीजन वाले को मैं रिवर्स कर देती हूँ. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/5 एंड द रेशियो कमिंग आउट टू बी 3/4. ये आ गया. नाउ T3 डिवाइडेड बाय T2. T3 डिवाइडेड बाय T2. T3 की वैल्यू कितनी है? 45/16, दैट इज डिवाइडेड बाय 15/4. So this is 45 divided by 16 multiply by 4/15. 15 की टेबल में 45 आता है 3 पर, 4 की टेबल में 16 आता है 4 पर. So again the ratio is coming out to be 3/4. Now T4 divided by T3. T4 को जब T3 से डिवाइड करेंगे, T4 क्या है? 135 divided by 64. This is divided by 45/16. So this coming out to be 135 divided by 64 multiply by 16/45. 16 की टेबल में 64 आता है 4 पर, 45 की टेबल में 135 आता है 3 पर. So this ratio is coming out to be 3/4. So रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है. इसका मतलब ये तो चेक हो गया कि गिवन सीरीज जो है वो मेरे पास क्या है? जीपी की सीरीज है. अब फाइंड इट्स nth टर्म. nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो nth टर्म यानी कि Tn के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास? 5 थी, तो दिस इज 5. कॉमन रेशियो क्या आया? 3/4 आया. सो दिस इज 3/4 होल की पावर n माइनस 1. सो nth टर्म मेरे पास क्या आ गई? 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर n माइनस 1. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. कैन यू फाइंड अ रिकर्सिव रूल फॉर द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको? Tn इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n माइनस 1. दैट जनरेट्स द जीपी. ये फॉर्मूला जीपी जनरेट करता है. जीपी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 30, 300, 3000 एंड सो ऑन. अब आपको इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है? रिकर्सिव रूल जो है वो फाइंड आउट करना है. रिकर्सिव रूल क्या कहता है कि Tn वाली टर्म जो है वो आपकी रिलेट होनी चाहिए किसके साथ? Tn माइनस 1 के साथ में. सो अगर मैं जीपी सीरीज को देखूं तो जीपी सीरीज को मैं फर्स्ट वाली टर्म क्या है मेरे पास? 3 है. ठीक है. सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 है. नाउ थर्ड टर्म देखूंगी तो सेकेंड टर्म के साथ कैसे रिलेट होगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 10. फोर्थ टर्म देखूंगी तो दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यानी कि हर एक टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से 10 मल्टीप्लाई में ज्यादा है. सो दैट कैन बी रिटन एज Tn इज इक्वल टू 10 multiplied by Tn minus 1. So this is the recursive rule for the given GP series.
In this way you can find the solution. Now बोर्ड पर एक बड़ा ही फैसिनेटिंग पैटर्न जो है वो आपको दिखाई दिया होगा। अब इस पैटर्न की खासियत क्या है, ये जो है दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टेज 0। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने हर एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया और उसको ज्वाइन करके फिर से एक ट्राइंगल बना दिया और उसे कट कर दिया। राइट वाला पोर्शन है, दिस इज द कटेड पोर्शन, दिस इज स्टेज 1। सिमिलरली दिस पैटर्न इज रिपीटिंग एट स्टेज 2। अब यहां पर आपके कितने थे, ये था आपका एक ट्राइंगल, यहां आपके पास शेडेड ट्राइंगल्स कितने बन गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ ट्राइंगल्स आ गए आपके पास 3 ट्राइंगल्स। नाउ अब जो ये 3 शेडेड ट्राइंगल्स आए उनमें फिर से मैंने क्या लिया, उनका मिड पॉइंट लिया और उनको कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाया और फिर से उसको कट कर दिया। जो व्हाइट पोर्शन है दिस शोज द कटेड ट्राइंगल पोर्शन। सो यहां पर अब ये शेडेड ट्राइंगल्स काउंट करोगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टेज 3 में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए आपके पास, 9 ट्राइंगल्स आ गए। नाउ फिर से अगेन वही चीज मैंने की स्टेज 3 पर, जो 9 ट्राइंगल्स है इनमें से फिर से मैंने मिड पॉइंट ज्वाइन करके फिर से ट्राइंगल बनाया और उनको कट कर दिया। तो यहां मेरे पास आ गया फिर से एक स्टेज 3 का ट्राइंगल। अब यहां ट्राइंगल्स आप काउंट करते हो तो यहां ट्राइंगल्स आते हैं आपके पास, शेडेड ट्राइंगल्स आते हैं 27। दिस पैटर्न इज नोन एज Sierpinski triangle. This is known as Sierpinski triangle. Actually this is Sierpinski triangle और फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स क्या होता है, अब देखोगे फर्स्ट ट्राइंगल का साइज जो था वो काफी बड़ा था, कट करने के बाद ट्राइंगल का साइज क्या हो गया आपका, शेडेड ट्राइंगल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। स्टेज 2 पे देखोगे तो वो ट्राइंगल का साइज और छोटा हो गया। स्टेज 3 पे देखोगे तो वो ट्राइंगल का साइज आपका और डिक्रीज हो गया। तो फ्रैक्टल्स वही चीज है कि सेम पैटर्न जो है वो रिपीट होता है एट डिफरेंट लेवल। अब इसकी यूज कहां होता है, देखो अपने घर में सबने ब्रोकली या कॉलीफ्लावर देखा होगा, ठीक है। ब्रोकली या कॉलीफ्लावर के अंदर सेम यही पैटर्न जो है वो रिपीट होता है, बट वहां ट्रायंगल की फॉर्म में नहीं होता। वहां पर क्या है कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो सेम डिफरेंट लेवल्स पर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप कभी फूल गोभी का देखना या कॉलीफ्लावर को या ब्रोकली को आपने देखा है तो वो एक आपको बड़ा दिखता है, फिर उसमें से आप एक फ्लावर जो है वो कट कर लेना, फिर उसमें से आप और छोटे छोटे पीसेस निकालते जाओगे तो सेम पैटर्न आएगा बट एट डिफरेंट लेवल आएगा। सो दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रैक्टल्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको ब्रोकली या कॉलीफ्लावर में ही दिखेगा, ये आपको ट्रीज की ब्रांचेस के अंदर भी दिखेगा एंड कोस्ट लाइन पे भी दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द फ्रैक्टल्स। अब आपने एक पैटर्न इसमें ऑब्जर्व किया, देखो यहां पर मैं लिखती हूं स्टेज, फिर मैं लिखती हूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं किसकी, शेडेड ट्रायंगल्स की। एंड देन द शेडेड एरिया, उसके बाद करते हैं शेडेड एरिया की बात। स्टेज 0 है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 1 है। 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ। यहां मैंने इसको 3 की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में मेरे ट्रायंगल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। स्टेज 2 में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर यहां पर मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल को 1 को लिखा है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। अब यहां पर अगर मैं एरिया देखूंगी तो एरिया क्या है, कंप्लीट 1 एरिया है। नाउ अगर अब मैं स्टेज 1 की बात करूं तो स्टेज 1 में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। और शेडेड एरिया देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल लिया और उसको कट कर दिया। सो ये एरिया जो कंप्लीट एरिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो गया। सो शेडेड एरिया मेरे पास कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 1। नाउ स्टेज 2 की मैं बात करती हूं तो स्टेज 2 में ट्रायंगल्स कितने आ गए, 9 आए। 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2। सो शेडेड एरिया जो है अब वो मेरा क्या हो गया, 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 9/16 आ गया। क्योंकि देखो पहले वाला क्या था, ये वाला 3/4 था, उसको भी मैंने फर्दर कट कर दिया तो ये मेरा आ गया 3/4 यानी का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में
अगर अब मैं स्टेज 3 की बात करूंगी तो स्टेज 3 में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए, 27 आ गए. दिस 27 इज 3 की पावर क्यूब. सो हियर द शेडेड एरिया इज डिक्रीजेस टू 3/4 का क्यूब, एंड सो ऑन. दिस सीक्वेंस इज continuing, and this triangle is known as Sierpinski triangle. Sierpinski triangle, जिसको हम फ्रैक्टल्स भी बोल देते हैं. अब फ्रैक्टल्स के बारे में मैंने बता दिया. So this is the all concept that we are depending upon which we are going to solve the question. So the very first question of exercise 8.3 of Ganit Manjari is find the 12th term of a GP with common ratio 2. क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन रेशियो यानी कि R की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 2 है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, T12 जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो आपको नहीं पता. Whose 8th term is 192. 8th term क्या दे रखा है, 192 दे रखा है. बट इस क्वेश्चन में अगर मैं 12th टर्म निकालती हूं तो 12th टर्म का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, a r raised to the power of n minus 1 यानी कि 12 minus 1, दैट इज a r की पावर 11 ये बनेगा. बट a की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है. a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे उसने दे दी 8th टर्म यानी कि T8 की वैल्यू उसने दी है क्या है, 192 है. अब 192 है तो दिस is equal to a r की पावर 8 minus 1. So this comes out to be 192 8 a r क्या देखो, 192 is equal to a r क्या दे रखा है, 2 दे रखा है. 8 की पावर n minus 1 that comes out to be 7. So 192 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 2 की पावर 7 से. दिस इज इक्वल टू a. 2 की पावर 7 कैलकुलेट करते हैं तो 2 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो 2 की पावर 7 जो आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, 192 डिवाइडेड बाय 128. अब इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं. सो दिस इज 9 एंड 6 96. दिस इज 6 4 64. फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो दिस इज 4 एंड 8 48. दिस इज 32. फिर से डिवाइड करेंगे, दिस इज 24. दिस इज 16 एंड 8 3 इज 24. 8 2 16. तो a की वैल्यू मेरे पास आती है 3/2. ये आ गई. अब 12th टर्म फाइंड आउट करना मेरे लिए आसान है. क्या आएगा, T12 इज इक्वल टू a क्या है, 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 11. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10. 2 की पावर 10 कैलकुलेट करते हैं. 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024. 1024 आती है किसकी पावर, 2 की पावर 10. 1024 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 4 3 12, कैरी गया 1, 3 2 6 एंड 1 7 0 3 0 7 2. सो मेरे पास T12 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 3072 के इक्वल हो गया. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी. इस जीपी की आपको 10th और nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है. और जीपी जो है वो आपको क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, 25 दे रखी है, 125 थर्ड टर्म एंड सो ऑन. तो a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू क्या आती है मेरी, फर्स्ट टर्म दैट इज 5. r की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी 2 टर्म्स को डिवाइड कर दो. मैंने डिवाइड किया 25 डिवाइडेड बाय 5. सो द रेशियो इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 5. रेशियो भी क्या आ गया आपका पास, 5 आ गया. अब T10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो T10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी nth टर्म के लिए फॉर्मूला, Tn जो है nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 ये होता है. अब इसमें क्या होगा, a भी 5 है, r भी 5 है, 5 की पावर n माइनस 1,
एक्सपोनेंट को मैं यूज करूंगी, एक्सपोनेंट लॉ को, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 5n की पावर n 5n माइनस 1 प्लस वन किसका आया, इसकी पावर आई, सो -1 से +1 इज 0, तो दिस tn कम्स आउट टू बी 5 की पावर n, दिस इज tn, nth टर्म तो मेरे पास आ गई। अब मुझे 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू 10 रख दी, तो मेरे पास t10 हो गया, और ये आ गया 5 की पावर 10, तो दिस इज द आंसर। 5 की पावर 10 आती है 97,65,625। सो टर्म 10th जो आ गई उसको आप 5 की पावर 10 लिख दो, चाहे आप इस तरीके से लिख दो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, उसमें कोई भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको 5 की पावर 10 भी लिख के आ सकते हो, अगर आपके पास इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम एग्जाम में बचा हुआ है तो आप इसको कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। सीक्वेंस जो है वो किससे दिया जाता है, रिकर्सिव रूल से दिया हुआ है, और जिसमें फर्स्ट टर्म t1 जो है वो कितने आपको दे रखी है, 2 दे रखी है। रिकर्सिव रूल अगर मैं देखूं तो रिकर्सिव रूल क्या है, tn plus 1 is equal to 3tn minus 2 and this sequence is applicable for n is greater than equal to 1. So t2 की वैल्यू मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 multiply by 2 minus 2 that comes out to be 4. Now t3 की वैल्यू निकालते हैं तो t3 की वैल्यू आती है 4 multiply by 3 minus 2 that comes out to be 10, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गई, आपकी 10 के इक्वल आ गई। t4 की वैल्यू निकालेंगे तो t4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 multiply by 10 minus 2 that comes out to be 28। t5 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज 3 multiply by 28 minus 2 that comes out to be that is equal to 82। अब and this sequence is continuing so on, ये सीक्वेंस जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, तो आपके पास सीरीज जो है वो क्या बन गई, एक सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस क्या आया, 2, 4, 10, 28, 82 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आता है। अब वो कहता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। 730 जो है वो कौन सी टर्म होगी, तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा जहां तक 730 जो है वो टर्म आती है। सो t6 की वैल्यू जो है वो मैं फाइंड आउट करती हूं, तो t6 आता है मेरे पास, t6 क्या आएगा, 3 multiply by 82 minus 2, so this comes out to be 3 to the 6, 8 3 the 24, 246 minus 2, so the answer is 244। t7 निकालेंगे तो t7 जो आएगा वो क्या आएगा, 3 multiply by 244 minus 2, so this 244 minus multiply by 3 is 732 minus 2, so this comes out to be 730। it means 730 जो है वो कौन सा सीक्वेंस टर्म हो गई, आपकी 7th टर्म हो गई। so you can write it as 730 is the 7th term of the sequence, 7th term of the sequence। अब यहां पर कहोगे मैडम जीपी का फॉर्मूला था, तो जीपी के फॉर्मूले में अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या आपका रेशो सेम आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 4 ये कितना आ रहा है आपका 2.5 आएगा, 28 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.8, तो रेशो आपका कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो इस केस में आप इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि 730 जो है वो कौन सी टर्म होगी, तो आपको रिकर्सिव रूल का ही यूज करके टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सो दैट्स व्हाई आई फाउंड इन दिस वे t7 जो आई वो मेरे पास आई है 730, और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 730 जो है वो टर्म कौन सी है सीक्वेंस की, तो वो मेरे पास आती है 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज, विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी दे रखी है आपको, जीपी क्या दिया हुआ है, जीपी इज 2, 6, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। इस जीपी की कौन सी टर्म जो है वो है 4374 के इक्वल,
Now write the explicit formula as well as the recursive formula for the nth term. अब इसमें दोनों फॉर्मूले लिखने के लिए उसने कहा है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी और रिकर्सिव फॉर्मूला भी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता है तो इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। नाउ अब जीपी में a जो है दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। दो चीजें चाहिए होती हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, एक तो चाहिए होता है a, एक चाहिए होता है r। सो r की वैल्यू अगर मैं देखूं तो r इज इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय t1 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। अगर दूसरा देखती हूं तो r तो मेरा सेम ही रहेगा, t3 डिवाइडेड बाय t2 दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 6 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 3। तो r क्या आ गया, 3 आ गया। अब एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जो है nth टर्म का दैट इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज a की वैल्यू क्या है, 2 है और r क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 है। सो ये बन गई मेरे पास nth टर्म। अब जो ये हमारे पास जीपी थी, जीपी क्या थी, 2, 6, 18 and so on. So this can also be written as 2 comma 2 multiply by 3 and this is अब previous term क्या है, 6 है तो 6 multiply by 3 and so on। अब देखो फर्स्ट टर्म 2 थी तो 2 फर्स्ट टर्म के साथ मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। फिर सेकेंड टर्म मेरी 6 थी तो 6 के साथ मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया। रिकर्सिव फॉर्मूला जो है वो मेरा क्या करता है, nth टर्म को रिलेट करता है n माइनस 1 टर्म के साथ। तो यहां रिलेशन क्या आ रहा है, मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूं किसके साथ, प्रीवियस टर्म के साथ। तो यहां पर प्रीवियस टर्म क्या होगी, n माइनस 1। सो दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द गिवन जीपी। ये आ गया मेरे पास रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द गिवन जीपी एंड दिस इज द explicit formula for the given GP। Now अब एक पार्ट और रह गया, दैट इज कौन सी टर्म है जो 4374 के इक्वल होगी। तो वो मैं किसमें पुट करूंगी, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में पुट करूंगी। तो 4374 n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n माइनस 1। 4374 को जब मैं 2 से, ये देखो यहाँ 2 है तो इससे डिवाइड कर देती हूँ, 4374 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 n की पावर n माइनस 3n माइनस 1। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 भी लिखा जा सकता है। सो यू कैन राइट इट एज 4374 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आया, 2187। ये आ गया 2187 3n माइनस 1। नेक्स्ट 4374 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया ये आया मेरे पास 2, यहां आएगा 187 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। दिस इज 2187 इज इक्वल टू 3n की पावर माइनस 1। अब इतना तो कंफर्म है कि 2187 जो है वो किसका मल्टीपल है, मेरा 3 का मल्टीपल है। 3 की कोई पावर आएगी दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो हमें अब ये किस चीज की पावर है, 3 की कौन सी पावर 2187 के इक्वल होती है वो मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी 3 से। 2187 3 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आएगा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27। फिर से 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 4 एंड 3 243। फिर से 3 से डिवाइड किया तो 8 एंड 1 एंड फिर से 3 से डिवाइड किया तो दिस कम्स आउट टू बी 2 7 एंड 27 जो है वो क्या है, 3 की पावर 3 के इक्वल है। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 की पावर 7 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2187 के इक्वल होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। अब यहां पर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करूंगी।
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं कि अगर मेरा बेस सेम है तो मैं पावर को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। पावर को इक्वेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड फ्रॉम हियर n कम्स आउट टू बी 8, यानी कि 4374 जो आया, 4374 is the 8th term of the given series, 8th term of the given GP. given GP की कौन सी टर्म है, ये 8th term है. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next question, that is question number 5. A ball is dropped from a height of 80 meter, right? After hitting the ground it bounces back to 60% of the height from which it falls. बॉल को 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, उसके बाद बाउंस होने के बाद बॉल जो है वो कितना आती है, 60% हाइट तक आती है. इट कंटिन्यूज बाउंसिंग, वो इसी तरीके से बाउंस जो है वो करती रहती है और हर एक टाइम अपना जो ओरिजिनल हाइट जिससे वो ड्रॉप हुई है उससे 60% तक आती है. What height does the ball reach after the 5th bounce? So initial height जो थी, that is initial height is equal to 80 meters, 80 मीटर थी. Maximum height that is reaching after the first bounce is 80 multiply by 0.6, क्योंकि 60% है तो 60% को जब मैं कन्वर्ट करूंगी न्यूमेरिक वैल्यू में, दैट कम्स आउट टू बी 0.6. सो दिस कम्स आउट टू बी 48 मीटर, राइट. सेकेंड बाउंस के बाद अब हाइट कितनी हो गई, 48 मीटर हो गई, मल्टीप्लाई बाय 0.6 कम्स आउट टू बी 28.8 मीटर. नाउ थर्ड बाउंस के बाद 28.8 multiply by 0.6, that comes out to be 17.28 मीटर. नाउ फोर्थ बाउंस के बाद हाइट कितनी हो गई, 17.28 multiply by 0.6, that comes out to be 10.368 मीटर. Now फिफ्थ बाउंस के बाद 10.368 multiply by 0.6 comes out to be 6.2208 meter. Now this is the what height does the ball reach after the fifth bounce. Fifth bounce के बाद जो height reach हुई है that is 6.2208 meter. What is the total vertical distance the ball has traveled? बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बाय द टाइम, उस टाइम तक इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम. जब वो सिक्स्थ टाइम के लिए ग्राउंड को हिट कर रही है तो उस टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो सिक्स्थ टाइम में देखो, फिफ्थ टाइम में बॉल जो है उसकी हाइट कितनी थी, 6.2208 थी. ठीक है, अब यहां पर मैं सीरीज देखूं तो ये मेरी जीपी सीरीज क्या बन गई, फर्स्ट इज जीपी सीरीज बन गई मेरी 80, 48, देन 28.8, देन 17.28, देन 10.368, देन 6.2208 एंड दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यूइंग. ये सीक्वेंस क्या कर रहा है आपका, कंटिन्यू कर. अब सम ऑफ जीपी सीरीज, सबसे पहले जीपी सीरीज का अगर मुझे सम निकालना है उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा. रेशो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 48 को मैं डिवाइड करूंगी 80 से. तो रेशो मेरा जीपी का यहां पर कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है. 0.6 जो है वो लेस देन 1 है. सो यहां पर मेरे पास सम जो आएगा सिक्स्थ हाइट तक, एसएन तक, या टोटल हाइट जो आएगी यहां पर, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि आर की वैल्यू लेस देन 1 थी. ठीक है,
अब r की वैल्यू लेस देन 1 थी, a मेरा क्या है जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6, so this comes out to be 80 divided by 0.4 and it comes out to be, यहां से 0 हटाया, डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लग गया, 800 डिवाइडेड बाय 4, so this comes out to be 200 मीटर. So the total vertical distance traveled जो आया आपके पास वो कितना आया, 200 मीटर आया. कब है ये, what is the total vertical distance the ball has traveled by the time, उस टाइम तक कितना total vertical distance उसने travel किया, it hits the ground for the 6th time, जब वो 6th time ground को hit करेगी तो उसका total vertical distance कितना होगा. देखो 5th bounce तक, यानी कि 5th bounce जब उसने लिया और वो हाइट रीच करेगी 6.2208, अब 6th बाउंस पर टच होने से पहले उसने ये डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल किया. ठीक है, ये तो 5th बाउंस तक था ही. अब 6th पर हाइट क्या थी, इस हाइट से वो क्या हो रही है, बाउंस हो रही है, तो ये हाइट जो है वो आप क्या करोगे, फिर से ऐड करोगे. एक फॉर्मूला तो ये है जो मैंने यहां लिखा है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इन सारी टर्म्स को ऐड करोगे तो ये आपकी हाइट आ गई 5th पॉइंट तक. 5th पॉइंट में इसमें आप 5th वाला डबल ऐड करोगे. क्यों ऐड करोगे, क्योंकि उसने ये कहा है इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, जब वो 6th टाइम ग्राउंड को हिट कर रही है उससे पहले उसने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना लिया. तो 6th टाइम जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो कहां से जाएगी बॉल, इस हाइट से जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए मैं इस हाइट को क्या करूंगी, डबल ऐड करूंगी. नाउ सो उससे अगर आप ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो ऐड करके इनको आंसर आएगा वो आएगा 196.88 समथिंग. सो इस फॉर्मूले से क्या होता है, आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आता है. अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, एक साइन और लगाया है इक्वल टू के ऊपर, जो ये शो करता है कि दिस इज द अप्रोक्सीमेट हाइट. एक्चुअल में हाइट आएगी 196.8896 meter. In this way you can find the question number 5. Now moving to the question number 6, which term of the sequence is 128. ये sequence दे रखा है, sequence जो आपको दे रखा है that is sequence is 2, 2 root 2, 4 and so on. So यहां पर मैं अगर फर्स्ट टर्म देखती हूं तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या बनती है, 2 बनती है. रेशो निकालो T2 by T1 that is 2 root 2 divided by 2, so the ratio is root 2. T3 divided by T2 that is 4 divided by 2 root 2. So 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 multiply by root 2 multiply by root 2. This is 2 root 2. तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, रेशियो आ गया रूट 2, यानी कि r की वैल्यू आती है मेरे पास रूट 2. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब जनरल टर्म देखेंगे अगर हम जीपी सीरीज की तो tn कैसे लिखते हैं, a इंटू आर रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1. अब n कुछ भी हो सकता है, वो कितनी वैल्यू दी है उसने, 128 दी है. 128 a क्या है, 2 है, r की वैल्यू क्या है, रूट 2 है, n माइनस 1. 128 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, 128 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रूट 2 की पावर n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 64 एंड 64 इज इक्वल टू रूट 2 की पावर n माइनस 1. अब 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और 8 जो है दैट इज द क्यूब ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 की पावर 2 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो वो मेरा क्या बन गया, 64 बन गया. 8 की पावर मैंने 2 लिखी है तो दैट कैन बी रिटन एज, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर. नाउ दिस इज रूट 2 की पावर n माइनस 1. अब 2 जो है वो क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3 एंड उसकी पावर है 2, दैट इज इक्वल टू रूट 2 की पावर n माइनस 1.
नाउ एक्सपोनेंट का लॉ का यूज करते हैं। एक्सपोनेंट लॉ का यूज करेंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू रूट 2 की पावर 12 is equal to root 2 की power n minus 1. On equating the exponent, 12 is equal to n minus 1. From here n की वैल्यू जो आती है वो आती है 13th, यानी 128 is the 13th term of the given sequence. वो given sequence की कौन सी टर्म है, 13th टर्म है। Now moving to the last question of the exercise. देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, एक सीयर पेंस की रेड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जैसे हमने सीयर पेंस के ट्रायंगल पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे क्या है, सीयर पेंस की स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर क्या था, स्टेज 0 पर ये था मेरे पास एक स्क्वायर। ठीक है, स्टेज 0 पर एक स्क्वायर था, इसकी हर एक साइड को क्या कर लिया, ट्राइसेक्ट कर लिया, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ये मेरा कुछ आ गया इस तरीके से। जब मैंने साइड वाली स्क्वायर्स को, लाइन को, साइड वाली स्क्वायर की साइड वाली जो है लेफ्ट और राइट साइड वाली जो साइड्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली। सिमिलरली टॉप और बॉटम साइड्स को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो टॉप और बॉटम साइड्स को डिवाइड करने के बाद क्या आता है, ये आता है। अब इसमें देखोगे स्टेज 1 के अंदर तो क्या कर रखा है, ये मिडल वाला जो स्क्वायर है ये क्या कर लिया, उन्होंने कट कर लिया। इसी तरीके से बाकी स्क्वायर्स की स्टेजेस जो हैं वो डेवलप की। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर फ्रॉम स्टेज 0 to 3। तो यहां मैं लिखती हूं स्टेज और यहां मैं लिखती हूं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। स्टेज 0 है तो स्क्वायर कितने हैं, 1 है। स्टेज 1 है, स्क्वायर की हर एक साइड को मैंने क्या किया था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो टोटल मेरे कितने स्क्वायर्स बन गए, 9 स्क्वायर्स बन गए। 9 में से एक मिडल वाला स्क्वायर जो है वो क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आ गए 8 आ गए, किसमें, स्टेज 1 के अंदर। अब सिमिलरली स्टेज 2 देखोगे तो स्टेज 2 में क्या किया, जो 8 स्क्वायर्स थे उनको फिर से सेम प्रोसेस रिपीट किया। तो अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आए रेड स्क्वायर्स वो कितने हो गए, 64 हो गए इन केस ऑफ 2 स्टेज। नाउ अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करती हूं तो उसमें क्या किया, फिर से फर्दर स्क्वायर्स को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब 3 स्टेज के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए मेरे पास, 512 हो गए। अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो इंक्रीज हो गए स्टेज के अंदर। दिस इज द पार्ट 1 सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है पार्ट 2 के अंदर कि आप 4 और 5 स्टेज के अंदर नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर लिखते हैं फिर से स्टेजेस, ठीक है, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब एक पैटर्न अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे क्या है, देखो 0 था, स्क्वायर कितने थे, 1 थे। ये 1 स्टेज थी, स्क्वायर कितने थे, 8 थे। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 64 हो गए। थर्ड में क्या हुआ कि इस 64 को फिर से हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए, 512 आ गए। क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एट स्टेज 4, तो इस 512 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 512 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आंसर आता है 4096। सो फोर्थ स्टेज के ऊपर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 4096। नाउ फिफ्थ स्टेज की अगर हम बात करें तो फिफ्थ स्टेज में नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे, दिस 4096 इज मल्टीप्लाई बाय 8। इस 4096 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4096 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 6 48, 4 कैरी गया 72 और 4 76 and 8 4 32. So this answer comes out to be 32,768. In this way, we can predict the number of squares at stage 4 and 5. Now, the third part. अब वो कह रहा है कि आप nth स्टेज के ऊपर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
nth स्टेज पर देखो, स्टेज 1 पे क्या था, 8 था, स्टेज 2 पर क्या थे, इस 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो nth स्टेज पर, tn स्टेज पर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये क्या बन गई मेरी, एक जीपी सीरीज बन गई। 1 8 रेशो क्या आया, 8 आया। 64 को 8 से डिवाइड किया, फिर से रेशो क्या आया, 8 आया। फिर 512 को 64 से डिवाइड किया तो रेशो क्या आया, 8 आया। अब जीपी के अंदर nth स्टेज पे फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब शुरू होता है n इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, 1 से शुरू करेंगे या n की वैल्यू 0 से भी स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो यहां पर a इज इक्वल टू 8 व्हेन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, r क्या आ रहा है मेरे पास, r इज इक्वल टू 8 आ रहा है। 64 को जब मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, सो tn का फॉर्मूला क्या हो गया, tn इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर n माइनस 1। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 की पावर n। सो tn जो है वो मेरे पास क्या आ गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला उसका tn इज इक्वल टू 8 की पावर n। दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, यह है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अगर बात करें रिकर्सिव फॉर्मूले की, उसने कहा है कि आपको साथ में क्या करना है, रिकर्सिव फॉर्मूला भी निकालना है। ये फॉर्मूला कौन सा है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अगर रिकर्सिव फॉर्मूले की बात करें तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला होता है जो nth स्टेज को रिलेट करता है किसके साथ, n-1 स्टेज के साथ। तो tn जो है वो क्या हो जाएगा, देखो हर स्टेज पे क्या आ रहा है, प्रीवियस स्टेज से 8 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है nth स्टेज पर, और वैल्यू कैसे आ रही है, जो n-1 स्टेज थी उसके जो स्क्वायर थे उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो nth स्टेज के क्या आ जाता है मेरे पास, स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो tn का रिकर्सिव फॉर्मूला क्या हो गया, 8 इंटू tn-1। इन दिस वे यू कैन फाइंड द रिकर्सिव फॉर्मूला एंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स। नाउ अब वो कहता है, नाउ द फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि यहां पर शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का मतलब है रेड रीजन का एरिया। ठीक है, स्टेज 0 के अंदर उसने एरिया दे रखा है कि क्या है, 1 है। तो स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, स्टेज 1 में उसने स्क्वायर्स को डिवाइड किया था 9 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से एक स्क्वायर उसने मिडल वाला रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, रेड एरिया या शेडेड एरिया, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, नाउ अब सेकेंड स्टेज में एरिया क्या बचा, 8 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में क्या बचा, 8 बाय 9 का क्यूब, ये एरिया बचा। अब ये भी मेरी क्या है, एक जीपी सीरीज है। साथ में वो कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि शेडेड एरिया के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या है और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है। तो शेडेड एरिया को मैं डिनोट कर देती हूं SN से। अब जब ये मेरे पास एक जीपी सीरीज बनती है तो सेम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, दैट इज a r की पावर n-1। a क्या है मेरे पास स्टेज 1 में, दैट इज 8 बाय 9। r क्या आ रहा है, 8 बाय 9 आ रहा है, तो 8 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय n-1 ये आ रहा है। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 बाय 9 की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। सो शेडेड एरिया का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जो है वो क्या आ गया, दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रीवियस टर्म के साथ रिलेट नहीं करता nth स्टेज के शेडेड एरिया को। सो SN का फॉर्मूला क्या आया, 8 बाय 9 की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्मूला। अब रिकर्सिव फॉर्मूले की बात करते हैं। तो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखो इन दोनों का रेशो भी, अगर मैं इसको लिखूं इसकी टर्म्स में, यानी कि सेकंड टर्म को लिखो फर्स्ट टर्म की टर्म्स में, तो क्या है, फर्स्ट टर्म को जब मैंने 8 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म कैसे आई, जब 8 बाय 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया
सेकेंड टर्म के साथ, तो मेरे पास क्या आ गई, थर्ड टर्म आ गई। तो रिकर्सिव फॉर्मूला जो होगा Sn के लिए वो क्या होगा, रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर Sn इज इक्वल टू 8/9 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, जो n-1 स्टेज है उसके शेडेड एरिया के साथ। सो ये मेरे पास बन जाएगा Sn इज इक्वल टू 8/9 n-1, n-1 का जो शेडेड एरिया है उसको 8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो nth स्टेज का शेडेड एरिया आ जाएगा। दिस इज फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये भी क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। This is all about the exercise 8.3. Try to solve more and more questions based on today's topic. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, you can post your query in the comment box. Or you can, if you are facing any difficulty in understanding any of the concept in this chapter, you can also post your query. Tomorrow, I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.